सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ और अपने पंजाबी भाइयों को मैं अपना सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक एक अनुरोध करना चाहूँगा, बहुत ही गुजारिश करना चाहूँगा अपने उन भाइयों से कि जो अपनी मोहब्बतों का कुछ ज़्यादा ही इजहार कर रहे हैं। एक बात मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे शख्स की बेइज्जती करें या उनसे नफरत करें। हमारे इस प्रोग्राम ग्रेट लेजेंड्स में हम जो बातें करते हैं, लेजेंड्स की बातें करते हैं, और जो लेजेंड्स हैं वो हमसे और आपसे तो बहुत बुलंद है, बहुत ऊपर है। हमें कोई अख्तियार नहीं कि हम किसी की एक की मोहब्बत में किसी दूसरे के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करें। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल पे कमेंट करते वक्त थोड़ा लैंग्वेज का ख्याल रखें, कोई ऐसी वैसी बात, कोई ऐसे वैसे शब्द न करें, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं जुमले, बातें, अल्फाज, वो हमारी खुद अपनी कैरेक्टर का या हमारी सोच का प्रतीक होते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने उन दोस्तों को ख़ास तौर से एक पैगाम देना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि हम अपने चैनल पे किसी बड़े शख्स की बुराई करते हैं, उन्हें लेट डाउन करते हैं, जैसा कि उनके कमेंट से जाहिर होता है। तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि आपकी ये सोच गलत है। दो बड़ों के दरमियान लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है। हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक वाकई की तरह से, एक बीती हुई बात की तरह से, एक सानही की तरह से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता कि उन बातों को आपके सामने बताकर हम उनकी बेइज्जती करें। तो आप हजरात ये बिल्कुल ना समझें, जो भी हमारे दोस्त ये समझते हैं कि हम किसी एक ख़ास फनकार की बुराई कर रहे हैं, किसी एक ख़ास फनकार को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिन्हें ऐसा लगता है वो हमारे वीडियोस को कई बार करके देखें, उन्हें खुद लगेगा कि हम तो इस प्लेटफॉर्म से रफ़ी साहब के नाम पे मोहब्बतें बांट रहे हैं, इसमें नफ़रत का कोई गुमान कहाँ से आ गया। मोहब्बत करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, फिर नफ़रतों को कहाँ जगह दें, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को रंगीन बना रखा है। वो रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार साहब हों, लता मंगेशकर जी हों, मन्ना डे जी हों, तलत महमूद जी हों, महेंद्र कपूर जी हों, आशा भोसले जी हों, मैं कितनों का नाम लूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ज़हन को सुकून दिया है, हमारी ज़िंदगी को रंग दिया है। उनकी आपस में तकरारें हो सकती हैं, हम उन तकरारों का ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर उँगली नहीं उठा सकते। आप भी ऐसा ना करें। अब देखिए कि मैंने रफ़ी साहब के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का जो ज़िक्र किया, उसमें मैंने ये ज़िक्र ज़रूर किया कि रफ़ी साहब जैसी शख्सियत के साथ, उन जैसे बड़े इंसान के साथ, उन जैसे बड़े फ़नकार के साथ, कि जिन्होंने हमेशा सबों की मदद की, सबों की डूबती नैया को पार लगाया। कभी कम पैसे लेकर गाने गा दिए, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट गाने गा दिए, नए सिंगर, नए कंपोज़र की हमेशा उन्होंने पज़ेराई की, उन्हें सहारा दिया। उनके साथ उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने दामन थाम के रफ़ी साहब का खुद को बुलंदी तक पहुंचाया, जब बुलंदी तक पहुंच गए तो रफ़ी साहब के साथ क्या किया। अब आप ही बताइए कि अगर मैं ऐसे लोगों का जिक्र करता हूं तो इसमें बुरा क्या है, बुरा क्या है। जो उन्होंने किया मैं आपके सामने वो रख देता हूं। अब अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों के जज्बात को ठेस लगाना नहीं है। अगर आप लोग वाकयात को अगर सच्चाई के साथ देखें, तमाम चीज़ों का अहाता करें, कैलकुलेट करें, दोनों जो बातें हैं उनको जोड़ें, तो आपके सामने खुद ब खुद जो सच्चाई की तस्वीर आएगी। आपका दिल जो गवाही दे, आप उसको ही मानिए, आप हमारी बात को मत मानिए। मैं एक बात बयान करता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने दावा नहीं किया। दूसरी बात यह कि मैंने हमेशा एक बात कही अपने चैनल में कि मैं नई बातें तो नहीं लाता। कहाँ से लाऊंगा नई बातें? जो घट चुका है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जो मैंने किसी से सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, किसी से मालूम हुआ है, मैं उसी बात को लेकर आपके सामने आता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी चूक हो जाती है। ये एक आम सी बात है, और भाई हम भी इंसान हैं, गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो हमसे हो ही जाएंगी। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर किसी के पास
उन गलतियों को सुधारने के लिए अगर ऑथेंटिक सबूत हो, प्रूफ हो, प्रमाण हो, तो वो ज़रूर हमें दें ताकि हम भी किसी हौसले के साथ अगली बार उन गलतियों को ना करें। पिछले एपिसोड में मैंने रवि साहब की जब बात की तो कई लोगों के पेशानी पे बल पड़ गए कि भाई रवि साहब के इंटरव्यू में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, रवि साहब तो कुछ और कह रहे थे। लेकिन मैं ख़ास तौर से एक बात यहाँ कहना चाहूँगा और मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने। सच्चाई में और प्रेजेंटेशन में, बयान में बहुत फ़र्क होता है। तो आप सच्चाइयों को कैलकुलेट करें, लॉजिकल बातों को कैलकुलेट करें। कैमरे के सामने आकर तो मैं भी बहुत खूबसूरत बातें कर जाता हूँ, लेकिन मेरी उन बातों में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, तो ये तो मैं ही जानता हूँ। या फिर अगर मेरी बातों को अगर आप चेन वाइज जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तब आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। बहरहाल, मैं आज फिर एक ऐसे बड़े नाम का जिक्र करने जा रहा हूं कि मुझे लगता है ज़ाती तौर से, जहां तक मैंने तमाम बातों को देखा है, परखा है, एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रफ़ी साहब एक पारस पत्थर की तरह थे। एक ऐसे पारस पत्थर के जिनका उनके ज़माने से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, और ये इस्तेमाल लोगों ने खुद को सोना बनाने के लिए किया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आइए मैं अपनी बात को डिफाइन करता हूं। आप में से कोई आज भी रफ़ी साहब के 40 सालों के जाने के बाद भी अगर खुद को मशहूर करना चाहता है तो रफ़ी साहब से जुड़ जाए। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल, मैं जावेद नसीम आपके सामने हूं। आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, लेकिन उसके बावजूद मैं जो कह रहा हूं आप उसे सुनते हैं, मुझे आप मेरी तारीफें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, क्योंकि मैंने रफ़ी साहब का नाम थामा हुआ है, मैंने उनकी मोहब्बत थामी हुई है। और जब मैंने रफ़ी साहब का दामन थाम लिया तो शोहरत मुझे खुद ब खुद मिल गई, मोहब्बत मुझे खुद ब खुद मिल गई। और आप जैसे चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग पूरी दुनिया से, सिर्फ हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से खुद ब खुद मिल गए। और अगर किसी ने रफ़ी साहब के बारे में कोई ऐसी वैसी बात कह दी, गलत कुछ कह दिया, कोई नेगेटिव बयान दे दिया, तो वो शख्स भी मशहूर हो जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल, अभी कुछ अर्सा पहले लता जी ने कहा कि रॉयल्टी के मामले में जो झगड़ा हुआ था उस पर रफ़ी साहब ने मुझसे लिख कर माफ़ी मांगी थी। लता मंगेशकर बहुत बड़ी फनकारा हैं और उन जैसा तो कोई फीमेल सिंगर इंडस्ट्री में ना आया है ना आएगा। ये बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उस ज़माने में लता जी काफ़ी आउट ऑफ स्क्रीन हो चुकी थी और उनका नाम तकरीबन लोगों के जहनों में वैसे ताज़ा नहीं था जैसे कि पहले था। यादें तो थी, बहरहाल यादें तो मरती नहीं हैं, लेकिन जो एक शिद्दत होती है यादों में, जिस तरह से आज हम बहुत ही शिद्दत के साथ रफ़ी साहब को याद करते हैं, उस शिद्दत में तो बहरहाल कमी आई थी और इसका एतराफ़ हमें करना होगा। काफ़ी ज़माने की खामोशी के बाद कुछ दो एक फिल्मों में उनके गाने भी नज़र आए, लेकिन वो जो गाने थे उनमें लता मंगेशकर की क्वालिटी नज़र नहीं आई, उनकी आवाज़ नज़र आई और लोगों ने श्रद्धा के साथ, मोहब्बत के साथ उसे लता जी की एक आवाज़ का तोहफ़ा समझकर सर आंखों पे रखा। बहुत खुशी की बात है कि हम अपने कलाकारों को इतना सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे ही लता जी ने ये बात कही कि रफ़ी साहब ने मुझसे लिखित माफ़ी मांगी थी, अचानक वो लाइमलाइट में आ गई। पेपर्स लता जी के इस बयान से भर गए, टीवी पे न्यूज़ आ गई, यहाँ तक कि शाहिद भाई काफ़ी नाराज़ हुआ। शायद रफ़ी साहब ने फिर लता जी से डिमांड किया कि आप अपने दावे की तस्दीक कीजिए, अगर मेरे वालिद साहब का, मेरे फादर का लिखा हुआ वो ख़त आपके पास मौजूद है कि जिसमें उन्होंने लिख कर आपसे माफ़ी मांगी थी, तो आप वो ख़त लोगों के सामने पेश करें। तो देखा आपने, लता जी मशहूर हो गई रफ़ी साहब के हवाले से। मैं ये नहीं कहता कि लता जी मशहूर नहीं है, लता जी तो सारी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन एक काफ़ी मुद्दत के बाद कि जब एक गुमनामी जैसी फ़िज़ा छाने लगी थी, उस वक्त भी जब उन्होंने रफ़ी साहब को नाम लिया उनका, उनके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बात कही, तो लता जी फिर से लाइमलाइट में आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था, मैं आपको पीछे माजी की तरफ ले जा रहा हूं, और माजी की तरफ ले जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करूंगा कि मेरी बात को बहुत
ध्यान से सुने, जज्बात में ना आए, बल्कि अपनी यादों को आप ताज़ा करें, चीज़ों को एनालिसिस करें, फिर उसके बाद आपने जो कहना है आप कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। रफ़ी साहब की मौत के बाद जो पहला चेहरा उनकी वफात के बाद लाइमलाइट में आया, वो थे मौसीक़ार आज़म नौशाद अली, यानी कि नौशाद साहब। तमाम अखबारात, तमाम मैगज़ीन, तमाम चैनल्स, हर जगह पे नौशाद साहब का नाम ख़ास तौर से दिखाई देने लगा, उनकी तस्वीरें दिखाई देने लगी, उनके बयान, उनकी शायरी, वो सारी की सारी चीज़ें रफ़ी साहब के हवाले से दिखाई देने लगी और इतनी शिद्दत से दिखाई देने लगी कि ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब जो थे वो नौशाद साहब की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थे और रफ़ी साहब की ज़िंदगी में नौशाद साहब के सिवा कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि रफ़ी साहब के आगे बढ़ने की सारी जो उनका क्रेडिट था, उनके आगे बढ़ने की कैरियर की, उनकी सारी क्रेडिट को रफ़ी नौशाद साहब ने खुद ले लिया। उनके पहले गाने कोरस में जो रफ़ी साहब ने गाना गाया था, वहाँ से लेकर उनकी कैरियर की बुलंदी तक का सारा क्रेडिट नौशाद साहब ने खुद को दे दिया और लोग इज्जत के साथ नौशाद साहब को इज्जत देते हुए सारी बातों को सुन रहे थे, मान रहे थे, दिमाग में सवालात तो उठ रहे थे, मेरे भी दिमाग में उठ रहे थे क्योंकि मैं भी रफ़ी साहब का शैदाई हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि रफ़ी साहब की ज़रूरत नौशाद साहब को थी या नौशाद साहब की ज़रूरत रफ़ी साहब को थी? तो जवाब ये होगा कि भाई दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और ये जवाब बिल्कुल सही भी, क्योंकि एक अच्छा मौसीक़ार ही एक अच्छी आवाज़ को उजागर कर सकता है। तो नौशाद साहब एक बहुत बड़े मौसीक़ार थे, उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को उजागर किया। किस काफिर को इस बात से इनकार हो सकता है? लेकिन एक बहुत अच्छी कंपोजिशन को भी उजागर करने वाला एक बहुत अच्छा गुलकार हो सकता है। टेढ़ी मेढ़ी धुनों को बहुत ही खूबसूरती के साथ अदा करना, यह हर गुलकार के बस की तो बात नहीं हो सकती। और आपको पता है कि नौशाद साहब की जो धुनें होती थी वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल बेस्ड होती थी ज़्यादातर, या फोक पे डिपेंड होती थी। तो उनकी धुनों को अगर किसी ने खूबसूरती से और बहुत खूबसूरती से अदा किया तो वो नौशाद साहब थे। और यहाँ पे एक सवाल मैं ये करता हूँ कि रफ़ी साहब के, नौशाद साहब की ज़िंदगी में एंट्री से पहले कितने गाने थे जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुए थे, लोगों में पॉपुलर हुए थे, नो डाउट। लेकिन रफ़ी साहब की एंट्री के बाद जब नौशाद साहब और रफ़ी साहब की जोड़ी बनी और बीच में शकील बदायूनी साहब मौजूद रहे एक सॉन्ग राइटर की हैसियत से, उस ज़माने में इन लोगों ने जो तहलका मचाया, लोगों के सामने जिस तरह की चीज़ें लाई, वो तो एक मिसाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का सारा खूबसूरत काम नौशाद साहब के साथ किया था। और अगर मैं ये कहूँ कि नौशाद साहब की पहली ज़ाती पसंद वो रफ़ी साहब नहीं थे, उनकी पहली ज़ाती पसंद थे तलत महमूद साहब। चौंकिए मत, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर चौंक उठे होंगे। अब यहां पे अगर मैं ये मान भी लूं कि रफ़ी साहब नौशाद साहब की, तलत महमूद साहब नौशाद साहब की पहली पसंद नहीं थे, तो फिर क्या वजह थी? क्या मैं ये समझूं कि रफ़ी साहब की गायकी पे नौशाद साहब को भरोसा नहीं था? क्योंकि 1952 में बनने वाली फिल्म आन में जितने भी गाने थे वो हेमंत कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे। दो गाने तो आज तक मौजूद हैं, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, और एक नगमा और था बड़ा ही खूबसूरत सा, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात। अब हुआ ऐसा कि आप लोगों ने उस नगमे को बाद में फिल्म में देखा होगा कि उस उनके जो गाने थे, दिलीप साहब के जो गाने फिल्माए गए थे वो रफ़ी साहब की आवाज़ में ही फिल्माए गए थे। तो मैंने ये कैसे कह दिया कि ये हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे? जी हाँ, ये गाने हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि रफ़ी साहब 1952 तक इंडस्ट्री में कई खूबसूरत गाने लेकर आ चुके थे और अपनी एक पहचान बना चुके थे और इंडस्ट्री को उन्होंने कई खूबसूरत गाने दिए थे और कई अदाकारों की वो आवाज़ बन चुके थे।
पर उसके बावजूद जबकि खास तौर से फिल्म में दिलीप कुमार साहब मौजूद हैं, तो दिलीप साहब के ऊपर हेमंत कुमार साहब की आवाज, मुझे तो अजीब सा लगा। पता नहीं आप लोगों को लगा कि नहीं लगा, लेकिन वह कैफ बड़े लोग थे, मुझे कोई अख्तियार नहीं कि मैं उन पर उंगली उठाऊं। जिक्र हुआ तो बता रहा हूं कि जब उन गानों को हेमंत कुमार साहब की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया, फिल्म कंप्लीट हो गई और फिल्म को जब प्रीव्यू के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने पेश किया गया, तो उनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस बात पे एतराज किया कि हमें इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए, आप इन गानों को दोबारा रिकॉर्ड करें और रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करें। नौशाद साहब ने और महबूब साहब ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया कि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, दोबारा फिर इनको रिकॉर्ड करना हमें बहुत बड़े खर्च में डाल देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने कहा कि गाना तो रफ़ी साहब की आवाज़ में चाहिए। उस फिल्म को लिबर्टी सिनेमा में और मराठा मंदिर में रिलीज होना था। जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसके बिना कोई बात नहीं सुनेंगे, तो मजबूरन फिर महबूब साहब को और नौशाद साहब को रफ़ी साहब की आवाज़ में उन तमाम गानों को रिकॉर्ड करना पड़ा। और उन गानों ने जो एक हिस्ट्री बनाई, आज भी वो गाने नौशाद साहब की वो कंपोजिशन में बने हुए, जिन्हें रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दिया था, हमारे कानों में शहद घोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नौशाद साहब को रफ़ी साहब पे भरोसा नहीं था? आखिर क्यों उन्होंने हेमंत कुमार साहब को लिया था, जबकि रफ़ी साहब इंडस्ट्री में भी मौजूद थे और रफ़ी साहब नौशाद साहब के साथ काम कर चुके थे? फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अब यहां भी लोग तावीलें पेश करते हैं, अरे भाई वो प्रोड्यूसर साहब की पसंद पे किया गया, वो ऐसा किया गया, वैसा किया गया। लेकिन हकीकत को अगर आप थोड़ा सा गहराई के साथ देखें तो एक नई स्टोरी आपके सामने आती है। आइए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं। फिल्म थी 1967 और फिल्म का नाम था पालकी। इसके 3 प्रोड्यूसर थे, एक मिस्टर हीरालाल, 2 और थे, एक रमेश साहब और एक और एक प्रोड्यूसर थे जिनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। इस फिल्म की मौसीकी भी नौशाद साहब दे रहे थे और फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार। और राजेंद्र कुमार वो हीरो हैं कि जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे ज्यादा नगमे गाए। फिल्म में गाना, जो फिल्म का खतरनाक तरीन गाना, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। खूबसूरत शायरी, शायरी का कमाल अपनी बुलंदी पे, उर्ज पे। लेकिन उस गाने को नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किया था तलत महमूद साहब की आवाज में। तलत महमूद साहब भी कोई मामूली सिंगर तो नहीं, पाए के सिंगर, आला दर्जे के सिंगर। उनकी आवाज की जो लर्जिश थी, तो यही लगता है कि पानी की हल्की हल्की लहर है जो बह रही है। एक वाइब्रेशन, एक लर्जिश आवाज में जो किसी और सिंगर की आवाज में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उस गाने में जिस तरह की जरूरत थी, उसमें शायद तलत महमूद साहब उतने सक्षम नहीं थे। लिहाजा जब राजेंद्र कुमार जी ने इस गाने को सुना तो उन्हें लगा कि शायद ये गाना मैं जैसा चाहता हूं ये वैसा नहीं है, और मेरी अपनी जो इमेज है इस पे तलत महमूद साहब की आवाज शायद वैसे नहीं जाएगी। तो उन्होंने नौशाद जी से रब्ता किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में आप रिकॉर्ड कर लें। नौशाद साहब ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ऑलरेडी इस गाने को रिकॉर्ड कर चुका हूं और अब एक दफा रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा इस गाने को रिकॉर्ड करना कोई मतलब की बात नहीं है। गाना बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आप बेफिक्र रहें। लेकिन अब राजेंद्र कुमार साहब भी फिल्म के हीरो थे, वो इतनी आसानी के साथ कैसे मान जाते? अब तो बात उनकी पसंद और नापसंद की आ गई थी। तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर हीरालाल जी से रब्ता किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस नगमे को खास तौर से आप रफ़ी साहब की आवाज में ही रिकॉर्ड करें। भले आप दूसरे नगमों को किसी और की आवाज में रिकॉर्ड कर लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हो। अब हीरालाल साहब ने नौशाद साहब को कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आप ऐसा करें कि इस गाने को आप रफ़ी साहब की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड कर लें। नौशाद साहब ने फिर वहाँ भी वही तावील पेश की कि ये गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और तलत साहब ने इसे बड़ी खूबसूरती से गाया है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़रूरत है। हीरालाल जी ने कहा कि ज़रूरत हो सकता है कि आपको ना लगे,
लेकिन हमारे हीरो साहब को इसकी बहुत ज़रूरत है। लिहाजा आप ये करें कि हमारे हीरो को नाराज़ ना करते हुए वो इस गाने को फिर से एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कर दें, और मजबूरन नौशाद साहब को इस नगमे को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करना पड़ा। ये नगमा खुद आप जानते हैं कि कितना खूबसूरत है, कानों को कितना भला लगता है, और इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो आवाज़ का इस्तेमाल किया है, जो अदायगी की है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनका तो कहना ही क्या। मेरे अपने अल्फाज में ये बड़ा ही ख़तरनाक गाना है, क्योंकि जो लोग गायकी का शगफ रखते हैं, संगीत से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, मौसीकी का लगाव रखते हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि इस गाने में रफ़ी साहब ने अपनी अदायगी में क्या क्या मोतियाँ खेर दी हैं, कैसे कैसे गौहर, कैसे कैसे मोतियों से उन्होंने इस नगमे को सजा दिया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक साल और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताई बात 1967 की। अब आइए 1968 का भी जिक्र करते हैं। 1968 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था साथी। उसमें भी थे राजेंद्र कुमार, मौसीकार थे नौशाद जी। फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना था, हुस्न जाना इधर आ, आईना हूं मैं तेरा। वो राजेंद्र कुमार जिन्होंने रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा गाने गाए, वो नौशाद जिनके संगीत में रफ़ी साहब ने बेहतरीन से बेहतरीन गाने दिए, वो दोनों उस फिल्म में मौजूद हैं, लेकिन रफ़ी साहब नहीं है। ज़हन में सवाल तो पैदा हो जाता है फिर कि जब रफ़ी साहब मौजूद हैं, एक ऐसा सिंगर, एक ऐसा फनकार कि जो हर तरह के गाने गा सकता है। आप इस बात को यूं समझें कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मुकेश जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन मुकेश जी के तर्ज के गाए हुए गानों को मन्ना डे साहब अदा नहीं कर पाते थे, या मन्ना डे जो गाते थे उन्हें किशोर साहब अदा नहीं कर पाते थे। या तो उनसे बेहतर, या तो उनसे कमतर, या उन गानों में वो रंग नहीं आता था जो उस गाने की अपनी पर्टिकुलर डिमांड होती थी। अगर रफ़ी साहब की बात करें तो एक ऐसी आवाज़ जो कि बिल्कुल पानी की तरह थी। आप भजन गवा लें, कव्वाली गवा लें, सैड गवा लें, रोमांटिक गवा लें, शोक गाने गवा लें, कॉमेडी गाने गवा लें, हर तरह के गानों में उनकी आवाज़ बिल्कुल बराबरी के साथ फिट बैठती थी। तो क्या हुस्न जाना इधरा में रफ़ी साहब की आवाज़ सूट नहीं करती? क्योंकि धुन तो नौशाद साहब की थी। अब प्लीज़ आप ये ना कहें कि मैं उंगली उठा रहा हूँ। मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं एक तरह की शिकायत है मेरी कि जब दो लोगों का साथ है, बड़ा तवील साथ है, दोनों साथ काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, तो फिर एक और काम में, अब आगे मैं क्या कहूँ, जवाब तो ये भी हो सकता है कि क्या इंडस्ट्री में सिर्फ रफ़ी साहब थे, सारे गाने रफ़ी साहब को दे दिए जाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ पे रिश्ता होता है, रिश्तों का एतमाद होता है, उन रिश्तों के अपने कुछ डिमांड भी होते हैं। नौशाद साहब ने जिस तरह से रफ़ी साहब से अपने रिश्तों का इजहार किया है, बार बार किया है, लगातार किया है, टीवी पे किया है, प्रेस में किया है, मैगजीन्स में किया है, तो वो जो एक रिश्ते का जो लेवल उन्होंने दिखाया, तो एक ख्याल जहन में तो आ ही जाता है कि जब ये रिश्ता इतनी बुलंदी पे था, इतना मजबूत था, इतना आपस में गाढ़ा और प्यारा था, तो फिर इस तरह के वाकयात कैसे हो गए कि जहाँ पे नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को पीछे रखते हुए किसी और सिंगर के बारे में सोचा। क्या नौशाद साहब भी बहती हुई हवा के साथ बह गए? लेकिन उस वक्त तो हवा भी नहीं बही थी, वो तो दौर था रफ़ी साहब का। जो भी फिल्में आ रही थी उसमें रफ़ी साहब के गाने ना होते तो फिल्म कामयाब हो ही नहीं सकती थी। इंडस्ट्री के न जाने कितने हीरोज, मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं, अगर आप विश्वजीत की बात करें, जॉय मुखर्जी की बात करें, प्रदीप कुमार की बात करें, भरत भूषण की बात करें, ये इंडस्ट्री के उस वक्त के नामवर हीरोज थे। क्या इनकी फिल्में
उनके स्टारडम की वजह से पॉपुलर होती थी या कामयाब होती थी, या कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में रफ़ी साहब के इतने खूबसूरत गाने होते थे कि लोग उनके गाने सुनने जाते थे फिल्मों में, क्योंकि उस वक्त तो ये मोबाइल और होम थिएटर और इंटरनेट इस तरह की चीज़ें थी नहीं। लोगों को गाने सुनने के लिए भी रात या तो रेडियो का सहारा लेना पड़ता था या फिर पिक्चर हॉल में जाना पड़ता था। तो अगर मैं ये कहूं कि उन लोगों के कैरियर को बूस्टअप करने में, ऊपर ले जाने में मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ था, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? उसी तरह से बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्हें लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब के साथ काम करने के बाद उनके कैरियर को एक बूस्ट मिला, एक उरूज मिला। आप कहिए तो मैं इसमें पचासों नाम गिनवा सकता हूँ, दर्जनों नहीं, मैं पचासों नाम गिनवा सकता हूँ कि जिन्होंने रफ़ी साहब की वजह से नाम और शोहरत पाई, काम पाया, इंडस्ट्री में मकाम पाया। तो रफ़ी साहब के एहसानात तो सबके ऊपर थे, और मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत थे, एक अल्टीमेट ज़रूरत थी। उनका मुतबादिल कोई नहीं था, उनका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं था, कोई उनके मुकाबिल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अफसोस का मकाम यही है कि उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की गई, हमेशा उन्हें गिराने की कोशिश की गई। और शायद रफ़ी साहब का वो गाना ऐसे मौके के लिए बिल्कुल सही उन्होंने गाया था कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। इंडस्ट्री के हर शख्स के साथ उन्होंने वफा किया, लेकिन इस इंडस्ट्री के लोगों ने उनके साथ बड़ी बेवफाई की, खा वो आर डी बर्मन हो, रवि साहब हो, नौशाद साहब हो, कल्याण जी साहब हो, या कुछ और दूसरे। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं जानता हूं कि मेरे इस नाम लेने के बाद आप लोग मुझ पर भी उंगलियां उठाएंगे, लेकिन मैं हकीकत पसंद आदमी हूं। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो उन्होंने कहा है अपने देरीना इंटरव्यूज़ में, या जो उनके रवैये की बात सामने आई है, मैं सिर्फ उसको सामने रख रहा हूँ। किसी को ठेस लग रही हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दुख पहुँचाना नहीं, ठेस पहुँचाना नहीं, ना ही किसी की इज्जत ख़राब करना है। लेकिन जो हुआ वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक नाम ले रहा हूँ, अनिल विश्वास साहब का, जिन्होंने मुकेश जी को और लता मंगेशकर जी को इंट्रोड्यूस किया था, और तलत साहब को भी लेकर वही आए थे फिल्मों में। अनिल विश्वास साहब जिन्होंने 3 ऐसे दिग्गज कलाकारों को, फनकारों को इंट्रोड्यूस किया था, वो ये कहते थे कि रफ़ी तो बेसुरा है। क्या कहेंगे आप? लेकिन फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि जब अनिल विश्वास साहब को रफ़ी साहब के पास आना पड़ा अपने एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि वो गाना जो उन्होंने कंपोजिशन बनाई थी, वो अपनी कंपोजिशन से हाथ उठाने को तैयार नहीं थे, और उस कंपोजिशन को रफ़ी साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता था उस शहर में। बहुत सारे नाम हैं। मुझ पे हमारे दोस्तों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं सिर्फ एक आदमी की तारीफ कर रहा हूँ। वो इंसान तारीफ के काबिल था तो उसकी तारीफ हम क्यों ना करें? अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई इंडस्ट्री में तो उसका हम इजहार क्यों ना करें, और हम ये शिकायत क्यों ना करें कि जब उनके सामने उनसे बहुत कमतर फनकारों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड से नवाजा गया, वहीं पे आज तक पिछले 40 सालों से हम रफ़ी साहब के चाहने वाले इस बात की गुहार कर रहे हैं कि रफ़ी साहब जो कि भारत का रत्न है, उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाए। और पिछली सरकार हो या ये मौजूदा सरकार हो, अपने कान में रुई डाले हुए सो रही है। वो ये नहीं समझना चाहती कि रफ़ी साहब को किसी भी सम्मान से, किसी भी एजाज से आरास्ता करना, इसमें रफ़ी साहब की इज्जत की बात तो बाद में आती है। पहले भारतवर्ष की, भारत देश की इज्जत की बात आती है कि उनके भारत देश में एक इतना बड़ा फनकार मौजूद है कि जिसका मुकाबला दुनिया के किसी भी गुलकार से नहीं किया जा सकता। जो भगवान की आवाज था, जो फरिश्ता था, इंसान के रूप में रफ़ी साहब को हम लोगों ने देखा सुना जरूर, लेकिन अगर आप उनके किरदार का तजिया करें तो आपको जरूर ये बात माननी पड़ेगी कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहने के बावजूद, जिसके नाम के साथ कोई
कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बदनामी नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें। और ये उनका एजाज़ है कि उनके दुश्मन भी रफ़ी नहीं कह पाते, रफ़ी साहब कहते हैं, और ये इज़्ज़त उन्हें ऊपर वाले की तरफ से मिली है। अगर ऐसे इंसान के लिए भी हम अपने दिल में किसी तरह की कोई रंजिश रखते हैं या उनके बारे में किसी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हम रफ़ी साहब की बेइज्जती नहीं करते, बल्कि हम अपनी पहचान बताते हैं कि हम किस तमाश के हैं, हमारा ज़र्फ़ क्या है। मैं ऐसी बहुत सारी कहानियां लेकर आपके सामने आऊंगा कि जब रफ़ी साहब के साथ कैसे कैसे लोगों ने कैसी कैसी नाइंसाफियां की हैं। बहरहाल, इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाऊं और खुद मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसा निकल जाए कि जिसके लिए मुझे अफसोस करना पड़े, क्योंकि खुद मैं आपसे शुरू से एक बात कहता चला रहा हूं कि आप सभी रफ़ी साहब की मोहब्बत में किसी की बेइज्जती ना करें, बस रफ़ी साहब से मोहब्बत करें ना, काफ़ी है। मैं आता रहूँगा और कुछ ना कुछ बातें आप लोगों से करता रहूँगा। कभी आप लोगों का दिल दुखाऊँगा, कभी आप लोगों के चेहरों पे मुस्कान सजाऊँगा। शर्त यह है कि आप लोग इसी मोहब्बत के साथ इस चैनल को देखते रहिए। मेरी बातें कहीं पर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।